हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। आज से एक नया चीज़ हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसमें यह है कि जितने बच्चों का हमेशा से अक्सर से बच्चों का रहता है कि सर हमको नोटिफिकेशन जो आता है वो सही ढंग से क्लियर नहीं हो पाता है। जॉब के सारे नोटिफिकेशन छोटे बड़े जो भी पोस्ट होते हैं जो आपसे छूट जाते थे, उसके सारे नोटिफिकेशन आपको इसी प्लेटफॉर्म पे लेकर आ रहे हैं। सब कुछ इस पर अब यूट्यूब चैनल आपका है, उस चैनल पे हम सब लोग ला रहे हैं। इसके लिए आज से हम लोग ऑफिस में अपॉइंट किए हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर में। पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, जितने तरह के ये सब सारे फॉर्म होंगे, कैसे भरना है, कैसे इसके एग्ज़ाम निकलेंगे, कैसे तैयारी करना है, इन तमाम चीज़ों पर क्या क्राइटेरिया है। बच्चे बहुत गलती कर देते हैं, साइबर कैफे वाले भैया पर डिपेंड हो जाते हैं कि वो भैया बताएंगे तब उसके अनुसार से भरना है, कौन से फॉर्म में कितने पोस्ट हैं, किस तरह से स्ट्रेटजी अपनाना है तैयारी के लिए। तमाम बातों पर चर्चा होगा। आज हम लोग चर्चा करेंगे हायर सेकेंडरी लेवल पर जो 10+2 पर जो एग्ज़ाम लेने वाला है CHSL, जिसको DO डेटा एंट्री ऑपरेटर उसमें होता है। ये तमाम एग्ज़ाम्स के चर्चा करेंगे अभी। नाम है नीरज दुबे। आइए ये विशेष चर्चा यही करेंगे, मैं इनको सौंपता हूँ। और ये आज से हर ही एग्ज़ाम के, आइए नीरज इधर, हाँ हर ही एग्ज़ाम के ये चर्चा करेंगे सभी लोगों से। तमाम जानकारी ये रखते हैं बहुत, तो मुझे लगा कि इनको ये सौंपा जाए और पूरी विश्वास दिलाता हूँ कि ये तमाम चीज़ों को सही ढंग से आप तक पहुँचाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, सभी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल पाए। ऐसा मैं बहुत दिनों से प्रयास में था और अब ये जाकर संभव होने जा रहा है आपके लिए। तो नीरज कंटिन्यू होइए। इसके बाद आप, मैं थोड़ा सा यहाँ से इधर हट जाता हूँ ताकि आप एक्सप्लेन करें कर पाएँ सही से। सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं नीरज आप सबको ही बताऊंगा कि ये जो CHSL का फॉर्म आया है, इसमें कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी की जो क्राइटेरिया है वो है, और कब तक आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कब एग्जाम होगा, ये सारे डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और केवल इसी के बारे में नहीं, अभी आगे जितने भी नोटिफिकेशन आते जाएंगे, चाहे वो 10 लेवल हो, 12 लेवल हो या ग्रेजुएशन लेवल हो, सबके बारे में मैं आपको इसी चैनल पर बताते रहूंगा, ताकि आपसे कोई भी वैकेंसी चाहे छोटी हो या बड़ी वो छूटनी नहीं चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं CHSL के बारे में। ये देख रहे होंगे आप लोग, ये फॉर्म थोड़ा सा पहले आया है। अभी इसकी जो सबमिशन की डेट है वो दिखा गया है, इधर आपको दिख रहा होगा। 1/2/2022 से लेकर के और 7/3/2022 तक इसका डेट है। ठीक है, मतलब कुल मिला के लगभग 1 महीने आपके समय आपके पास यहाँ पे टाइम मिल रहा है। इस बीच में आपको इस फॉर्म को अप्लाई कर लेना है। मैं थोड़ा सा कलर इसके लिए चेंज कर लेता हूँ। देखिए 1/2/2022 से लेकर के 7/3/2022 के बीच में आपको इस फॉर्म को सबमिट कर लेना है। अब इसमें देखिए क्या क्या किया गया है कि इस फॉर्म को आप सबमिट कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा। ठीक है, पहले फॉर्म्स ऑफलाइन होते थे, लेकिन अब तो आपको भी आदत हो गया है ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने का। देखिए उसके लिए कहा गया है कि लास्ट डेट ऑफ मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट ये 8/3/2022 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। बहुत बच्चे क्या होते हैं कि फॉर्म को अप्लाई तो कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन कर देते हैं खुद से, लेकिन उसमें जो फी पेमेंट है वो नहीं कर पाते हैं। अब तो SSC ने क्या किया है कि ऑलरेडी एक पोर्टल बना दिया और उसमें कह दिया कि आप पहले ही से अपना पूरा डिटेल्स डाल दो, और जैसे ही LDC का फॉर्म आया तो आप जाकर के उसमें बस पैसा पे करो, LDC भरा गया, उसमें आप पैसा पे करो, CGL भरा गया, ऐसा कर दिया है। तो आप उसमें भी देख सकते हैं, आप उसमें भी देख सकते हैं कि ये क्या होता है कि लोगों को दिक्कत हो जाती है कि नहीं हम रजिस्ट्रेशन तो कर दिए हैं, पैसा नहीं पे किए हैं, तो आपको पैसा भी पे करना है। ठीक है, उसके लिए मैं आपको बता दूंगा कैसे साइट के अंदर जाकर वो काम करना है। पहले आप इस फॉर्म को देख लीजिए। तो इसमें हम चलते हैं, लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू है चलान से दिया पे कर। अब तो चलान से कोई पे नहीं करता, आपको ऑनलाइन ही पे करना ज़्यादा उचित रहेगा। तो उसके लिए डेट इधर है 10/3/2022 तक। अब देखिए इसमें कौन कौन आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। देखिए इसके अंदर 3 पोस्ट हैं आपके पास। पहला है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये तो दिख रहा होगा। इसमें 3 तरह के मेन पोस्ट आते हैं। कौन कौन देखिएगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लोअर डिवीजन क्लर्क जिसको आप लोग LDC बोलते हैं, और इसी में एक होता है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट JSA, और तीसरा होता है पोस्टल असिस्टेंट, या फिर इसको हम लोग सॉर्टिंग असिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं तीनों पोस्टों के लिए आप CHSL के लिए अप्लाई करते हैं। अब इसमें सारे कैटेगरीज इधर दिए गए हैं कि इसमें जो लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो लोग फिजिकली फिट हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। चलते हम लोग अगले स्लाइड में क्या बताया गया है। देखिए इधर इसके लिए कहा गया है एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखिए इधर दिया गया है एज ऑन 7/3/2022। ठीक है, डेट यहाँ पे मेंशन आपके सामने 7/3/2022 तक ये जो भी
क्वालिफिकेशन है आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। बहुत लोग क्या होता है, जैसे बहुत लोगों की शिकायत ये होती है कि हमने सीजीएल निकाल लिया था लेकिन कॉलेज से डिग्री नहीं मिली, तो वो दिक्कत होती है। आपको डिग्री कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी जो है वो दिक्कत करती है देने में, तो उस दौरान आप जो एलिजिबल होते हुए भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि ये जो 7/3/2022 का डेट है ये अहम है। इसमें देखिए दिया गया है फॉर एलडीसी, जेएसए, पीए, एसए, डीओ, इन सब के लिए क्या है, कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फॉर अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। अब इसमें आपको 12th पास होना जरूरी है, लेकिन एक खास बात है ये डीईओ के लिए, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है, इसमें आपको 12th तो पास करना ही है, लेकिन उसमें साइंस सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। देखिए इधर दिया हुआ है मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट। अब क्या है, साइंस स्ट्रीम होना चाहिए और मैथमेटिक्स होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, साइंस लेते हैं और बायो ले लेते हैं, तो बायोलॉजी के साथ नहीं, आपका मैथमेटिक्स के साथ साइंस होना चाहिए, तब आप डीओ के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, बाकी सारे पोस्ट के लिए आप 12th चाहे आर्ट्स से किए हो, कॉमर्स से किए हो, आप एलिजिबल हैं। बढ़ते हैं हम लोग आगे, और क्या एसेंशियल बातें हैं ये आप ध्यान रखेंगे। हाउ टू अप्लाई, इधर दिया हुआ कैसे आपको अप्लाई करना है इस फॉर्म को। तो कि एप्लीकेशन जो है आपको इस साइट पे जाना है, ये ssc.nic.in, ये एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उस पर जाकर अप्लाई करेंगे। अब इसमें भी कई बार दिक्कत होती है कि आप जैसे ही गूगल में जाके लिखते हैं www मतलब एसएससी एलडीसी फॉर्म, कहीं से एक फॉर्म का फॉर्मेट खुल जाता है, आप जाकर वहां पे पेमेंट कर देते हैं। और दिक्कत क्या होती है कि आप पेमेंट गलत जगह कर देते हैं, आपका फॉर्म भी नहीं भरा पाता है और आप इंतजार में रहते हैं कब एडमिट कार्ड आएगा। कई बार मैंने देखा है, हमारे दोस्तों के साथ ऐसा होता है कि वो लोग जाके पेमेंट कर दिए हैं, अब पता ना कहाँ पे फॉर्म भर दिए, कहाँ पेमेंट कर दिए और एडमिट कार्ड आया ही नहीं। तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही जाना होता है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट आपको चूज करनी है। और ये चीज जरूर देखना है, HTTPS, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और जब एस लग गया इसका मतलब होता है सिक्योर्ड। ये एस नहीं लगा हुआ है मतलब वो साइट फेक है, उस साइट पे आपको नहीं जाना है। और बहुत सारे जो वेबसाइट हैं वो इस तरह के होते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज चेक करके ही फॉर्म अप्लाई करना है। अब आगे हम लोग देखते हैं और क्या इसमें कहा गया है। देखिए इधर है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो होगा, उसमें फोटोज और साइंस जो हैं उसको आप जेपीईजी फॉर्मेट में डालेंगे। अब देखिए वो दिया गया है कि इसमें जो आपका सिग्नेचर होने वाला है वो 20 KB का होना चाहिए और फोटो आपका 50 KB का होना चाहिए। अब इसके लिए, हाँ 20 से 50, इसके लिए क्या होता है कि लोग साइबर कैफे वाले पे डिपेंड रहते हैं कि वही बनाएंगे भैया, वही डालेंगे। अब इसमें क्या है कि फोटो के नीचे आपका नाम और डेट ऑफ फोटो ये भी मेंशन होना चाहिए। तो नाम और डेट ऑफ फोटो आप अपना खिंचवा लीजिए, या फिर एडिट करके भी बनाया जा सकता है, यदि आप परफेक्ट होंगे उसमें तब। या फिर आप कैफे में जहाँ फॉर्म अप्लाई करवा रहे हैं वहां से देख सकते हैं, वहां से आप एडिट करवा के बना सकते हैं। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या एसेंशियल चीजें हैं। देखिए इसमें एप्लीकेशन फी की जब बात की जाती है तो एप्लीकेशन फी 100 रुपया है, काफी मिनिमम फी है, लेकिन इसमें भी एग्जाम्प्ट किया जाता है, मतलब छोड़ा जाता है, किस किस का छोड़ा जाता है, मतलब किसका किसका फी नहीं लगेगा। तो देखिए वेमेन कैंडिडेट्स जो हैं यानी कि लड़कियों का फी बिल्कुल नहीं लगता है, और जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, एक्स सर्विसमैन होते हैं, इन सबको फी पेमेंट नहीं करना होता है। बाकी जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उन सबको फी पेमेंट करना होता है, इधर तो लिखा हुआ है। ठीक है, शेड्यूल कास्ट SC और ST को भी फी नहीं पेमेंट करना है, साथ साथ डिसेबल्ड लोगों को भी फी पेमेंट नहीं करना है। अच्छा फी आप पेमेंट कैसे करेंगे, तो देखिए लिखा हुआ है भीम UPI काफ़ी है। आप लोग फोन पे, गूगल पे वगैरह वगैरह यूज करते हैं, लेकिन उसका आप लोग सही जगह पे यूज नहीं करते हैं, तो आप लोग फॉर्म भरने में उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, डेबिट कार्ड हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, आप भीम UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आगे देखते हैं हम लोग। अब इसमें SSC एक खास चीज लाई है कि आप लोग यदि फॉर्म भरते हैं और उसमें गलतियां आप कर देते हैं तो उसको आप करेक्ट कैसे करेंगे। पहले आप करेक्ट नहीं कर पाते थे, जिस वजह से आपका जो था एडमिट कार्ड नहीं आ पाता था। अब आपको क्या करना है कि मतलब करेक्शन के लिए आप जा सकते हैं, उसके लिए फी पेमेंट करना है। देखिए दिया हुआ है कि यदि आप पहली बार करेक्शन करते हैं तो आपको 200 रुपया चार्ज करना लिया जाएगा, मतलब SSC आपसे 200 रुपया लेगा। यदि आप पहली बार उसको करेक्ट किया फिर भी करेक्ट नहीं हो पाया, तब आपसे 500 रुपया चार्ज लिया जाएगा। देखिए इधर लिखा हुआ है कि अब आपसे 500 रुपया चार्ज लिया जाएगा दूसरी बार करेक्ट करने के लिए, और तीसरी बार गलती मत कीजिएगा, बस 2 बार में आप सुधार ले सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे बात देखिए कि आप अपने हिसाब से अपना सेंटर चूज कर सकते हैं जोन वाइज। यदि आप एक जोन पकड़ते हैं तो उसमें जितना सेंटर आने वाला है वो आपको दिखाया जाएगा, आप उसी में से अपने लिए 3 सेंटर्स को चूज कर सकते हैं। आप लोग करते होंगे, इसमें भी कर सकते हैं। नए बच्चों के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि आप जिस जोन में एक सेंटर चूज किए ना, उसी जोन का बाकी सेंटर आपको दिखाएगा, बाकी जोन्स में आप नहीं जा सकते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले स्लाइड की ओर। इसमें बताया गया है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन आपका कैसा होगा। ठीक है, इसमें है द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, मतलब आपका जो Tier 1 होना है वो कैसा होगा, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, जिसमें आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे
और हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का वेटेज रखता है, ठीक है। और इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग भी होते हैं। नेगेटिव मार्किंग वही 1/4 होता है, तो आप इसको देख करके और ये करेंगे, तैयारी करेंगे और एग्जाम देंगे। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें आपका पेपर जो होगा वो इस हिसाब से कुछ मेंटेन किया जाएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूं आपके लिए। देखिए टियर 1 का जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसमें आपके इंग्लिश के क्वेश्चन जो होंगे वो 25 रहेंगे 50 मार्क्स के, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस मतलब जो रीजनिंग होता है वो आपका 25 होगा, वही 50 मार्क्स का होगा, मतलब सारे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत लोग इसमें दिक्कत कर देते हैं कि मतलब ये क्या है, यही मैथ है, ठीक है। इसमें भी 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। और जनरल अवेयरनेस मतलब जिसको आप लोग जीके के नाम से जानते हैं, तो बस जीके केवल हिस्ट्री साइंस नहीं होता है, उसमें आपका करंट अफेयर्स से लेके साइंस, इंटरनेशनल अफेयर्स वगैरह वगैरह सारा कुछ एक साथ समाहित करके जनरल अवेयरनेस कर दिया जाता है। उससे भी 25 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के, ठीक है। 60 मिनट का टोटल आपका पेपर होगा। और जो लोग हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए 80 मिनट का पेपर कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है, उसी सेंटर पे। बढ़ते हैं हम लोग आगे। इसमें देखिए 0.50 मार्क्स का आपका नेगेटिव मार्किंग भी है, इसको ध्यान रखिएगा काफी ज्यादा, क्योंकि इसी से आप जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है ना, वो इससे काफी ज्यादा मैटर कर जाता है कि आप कितना ज्यादा नेगेटिव लिए हैं। क्योंकि इस बार रेलवे ने बहुत लोगों को दिखाया है कि नॉर्मलाइजेशन क्या कर सकता है। एक क्वेश्चन आप यदि गलती करते हैं तो आप जानते हैं कहाँ जाएंगे, पटरी पे चले जाएंगे। तो उससे आपको बचना है, ठीक है। तब आप नॉर्मलाइजेशन में आगे बढ़ सकते हैं, मार्क्स अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब देखिए आपको सिलेबस हम थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें। इसमें देखिए आपके सामने सिलेबस है, ये मैथ्स का सिलेबस है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। नंबर सिस्टम, फंडामेंटल, ये नंबर सिस्टम से आपके क्वेश्चन आएंगे। अब नंबर सिस्टम केवल एक ही नंबर नहीं होता, इसमें देखिए आपका होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, इन सबको मिला के एक साथ हम नंबर सिस्टम बोल दिए। इस तरह से एक चैप्टर बोलते हैं फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस। अब इसमें आपका जितना आप अर्थमेटिक मैथ पढ़ते हैं, आर एस अग्रवाल का आप लोग बुक रखे होंगे, हम जानते हैं, तो आप लोग उस बुक को पूरा पढ़िए, वो आता है इसमें केवल फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस में, ठीक है। फिर आता है आपका अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री, स्टैटिकल चार्ट मतलब चार्ट्स, इसमें आपको पाई चार्ट्स, बार ग्राफ वगैरह वगैरह बहुत सारे चीज होते हैं जिनको पढ़ना होता है, ठीक है। इसको आप लोग डीआई कह लेते हैं, वही डीआई है ये। तो इन सब की आपको तैयारी करनी होगी। अब देखिए आगे हम बताएंगे कि आप यदि पहला फेज पास करते हैं तब आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। अब आपको बुलाया जाएगा सेकेंड फेज के लिए, जो आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। ये आप हिंदी या इंग्लिश किसी एक लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसमें आपको ध्यान क्या क्या रखना होगा, इसमें एसएससी ने साफ साफ लिख दिया आपके लिए कि आप इसमें अपना रोल नंबर और वगैरह वगैरह जो होगा, सिग्नेचर, वो काफी अच्छे तरीके से करेंगे। कई बार क्या होता है कि लोग लिखने के चक्कर में सिग्नेचर ही करना भूल जाते हैं, या फिर रोल नंबर लिखना उसमें भूल जाते हैं। तो ये करिएगा, आपका सेकंड ईयर कॉपी चेक नहीं होगा, आप यहाँ बढ़िया मार्क्स ला के भी टियर 1 में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसी को आप काफी ध्यान रखेंगे कि आपको ये रोल नंबर, सिग्नेचर वगैरह वगैरह और थंब इंप्रेशन जो दिया जाता है, हाँ लेफ्ट थंब इंप्रेशन, राइट नहीं दीजिएगा, लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको देना जरूरी होता है, ठीक है। फिर आगे जब आप टियर 2 पास करते हैं, देखिए टियर 2 जो होता है ना, वो क्वालिफाइंग नेचर होता है। क्वालिफाइंग नेचर मतलब इस सेंस में कि आप उसमें जब पास करेंगे तो वो दोनों मार्क्स आपका जुड़ता है और फिर तीसरे फेज के लिए आपको बुलाया जाता है। तो इसमें ये नहीं कह सकते इतना लाया तो फेल हो गए, ये नहीं है। बस आपका टियर 1 और टियर 2 का मार्क्स जोड़ के और फिर बुलाया था कि आप टियर 3 के लिए एलिजिबल है कि नहीं। अब टियर 3 में क्या होता है, आपके सामने स्किल टेस्ट, जिसको आप टाइपिंग टेस्ट भी कहते होंगे, तो ये स्किल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाता है। अब स्किल टेस्ट में देखिए अलग अलग पोस्ट के लिए जैसे जैसे आप जैसे टियर 1 और टियर 2 मिला के आप जितना ज्यादा स्कोर करेंगे, आप उतने हाईएस्ट पोस्ट के लिए जा सकते हैं। जैसे डीओ जो होता है उसके लिए थोड़ा सा आपको ज्यादा मार्क्स लाना पड़ता है। फिर आपका पोस्टर असिस्टेंट उसके लिए आपको थोड़ा सा अलग मार्क्स लाना होता है। तो मतलब एक मार्क्स का लेवल होता है, जितना ज्यादा आप मार्क्स करेंगे उतने ज्यादा पोस्टों के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। साथ साथ डीओ के लिए आपको तो मैंने बता दिया कि साइंस स्ट्रीम से होना भी जरूरी है। अब आप जाएंगे जब टाइपिंग के लिए, तो उसमें भी कुछ क्राइटेरिया बनी हुई है कि अलग अलग पोस्ट के लिए जब टाइपिंग देगा तो कितना उसमें आप गलती कर सकते हैं, कितना आपको एक्यूरेसी रखनी है, कितना स्पीड रखना है। इन तीनों को चीज़ों को मेंटेन करके आप अपना टियर 3 देंगे और इस तरह से आप अपना भविष्य जो है उसको उज्जवल बना पाएंगे। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि आप एलडीसी का फॉर्म कैसे भरेंगे और इसकी तैयारी कैसे करेंगे। और यहाँ पे आपको इस क्लास में पढ़ाया जाता है क्या, मैथमेटिक्स। और बाकी जो सब्जेक्ट है जैसे जनरल अवेयरनेस का जो सब्जेक्ट है, इसको आप एक चैनल है स्कोर मोर बाय प्रिंस दुबे, उस पर भी जाके देख सकते हैं। उसको आपको सारी जानकारी मिलेगी
जनरल अवेयरनेस की, केवल हिस्ट्री ज्योग्राफी ऐसा करके नहीं, पूरा जनरल अवेयरनेस मैंने वहाँ प्लेलिस्ट बना कर रख दिया है, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। बाकी आपको जो भी टीचर अच्छे लगते हैं या फिर आप सेल्फ स्टडी करते हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा है, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। और मैथ्स के लिए आप सर का वीडियो देख सकते हैं, स्पीड एकेडमी या फिर स्पीड मैथमेटिक्स आप सर्च करेंगे, इस पर आपको मैथ का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ से अपने तैयारी को और भी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। और जो आगे आपके लिए वीडियोस में लाऊंगा, जो भी छोटी छोटी वैकेंसी आएंगी या छोटी बड़ी जो भी होगी, वो सब कुछ आपके लिए मैं मतलब कोशिश करूंगा कि एक भी छूटे ना, और आपको बखूबी आके इस बोर्ड पे मैं बताऊंगा। और साथ साथ आप यदि मैथ्स को बेहतर करना चाहते हैं, यदि आप बिहार और गया के आसपास के हैं खास करके, तो आप यहाँ ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, इससे आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। नए बच्चों को तो एकदम, नए बच्चों के लिए रामबाण साबित होने वाला है, तो आप आके यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।